दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक-ठाक होंगे। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। राजस्थान के कोटा शहर में 31 जनवरी 2019 को भारी बारिश के कारण ठंड काफी बढ़ गई थी, लेकिन उस इलाके में जैन मंदिर, राम मंदिर और गुरुद्वारा होने के कारण अन्य दिनों की तरह उस दिन भी काफी चहल-पहल थी। इस पॉश इलाके में जैन मंदिर के ठीक सामने ज्वेलर राजेंद्र विजयवर्गीय का 2 मंजिला मकान था। वार में उनके पिता चांदमल के अलावा उनकी पत्नी गायत्री और उनकी 18 वर्षीय बेटी पलक थी। स्टेशन रोड पर विजय ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी की दुकान थी। राजेंद्र के पिता चांदमल रोजाना शाम 7 बजे राम मंदिर जाने के लिए अपने घर से निकलते थे। वहां से वे स्कूटर से अपनी दुकान पहुंचते थे। रात 8 बजकर 30 मिनट पर दुकान बंद करने के बाद उनके पिता चांदमल और उनका बेटा राजेंद्र विजय वर्गीय साथ में घर लौटते थे। लेकिन 31 जनवरी को किसी जरूरी काम की वजह से राजेंद्र दुकान पर ही रुक गया, जबकि उसके पिता चांदमल रात करीब 8 बजकर 30 मिनट पर अपने नौकर के साथ घर लौटे। नौकर उनके घर के बाहर से वापस घर चला गया। इसके बाद चांदमल अपने घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ना ही घर के अंदर कोई हलचल थी, जबकि बाहर से दरवाजे की घंटी की आवाज आ रही थी। इसके बाद चांदमल ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला था। यह सब देखकर चांदमल हैरान रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इसके बाद चांदमल अपनी बहू गायत्री के कमरे में गया और उसे आवाज लगाई। गायत्री के कमरे के बाहर खून पड़ा था। गायत्री की खामोशी और फर्श पर खून देखकर चांदमल डर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली किराएदार रश्मि भी घबरा गई। लेकिन जैसे ही रश्मि ऊपर गई तो वहां बेहोशी की हालत में खड़े चांदमल ने गायत्री के कमरे के सामने फैले खून की तरफ इशारा किया। इसके बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर रश्मि और बुजुर्ग चांदमल गायत्री के कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन गायत्री अपने कमरे में नहीं थी। लेकिन जब रश्मि और चांदमल ड्राइंग रूम में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ड्राइंग रूम के फर्श पर गायत्री की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। किराएदार रश्मि ने देखा कि गायत्री की बेटी पलक थोड़ी आगे पड़ी है। उसके आसपास खून की नदी बह रही थी, जिससे साफ हो गया कि वह भी मर चुकी है। यह नजारा देखकर चांदमल के होश भी उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और खुद को संभाला और अपने बेटे राजेंद्र को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने किराएदार रश्मि को मोबाइल फोन देकर पुलिस को सूचना देने को कहा। पुलिस को फोन करने के बाद रश्मि ने पड़ोस में रहने वाले लोगों को आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में राजेंद्र के घर पर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। राजेंद्र के घर से भीमगंज मंडी थाने की दूरी महज 1 किलोमीटर है, इसलिए थानाधिकारी चंद्र सिंह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे कोटा शहर के पुलिस मुख्यालय को हिलाकर रख दिया। इसके बाद फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाया गया। विजय वर्गीय परिवार के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने देखा कि बेडरूम में खून फैला हुआ था, लेकिन गायत्री और उसकी बेटी पलक दोनों के शव ड्राइंग वाले कमरे में पड़े थे। इससे पुलिस को अंदाजा हो गया कि हत्यारों ने पहले मां बेटी की उनके कमरे में हत्या की होगी और फिर उनके शवों को घसीटकर ड्राइंग वाले कमरे में फेंक दिया होगा, क्योंकि दोनों के कमरों से लेकर ड्राइंग वाले कमरे तक खून की लकीरें इसी ओर इशारा कर रही थीं। लेकिन जिस बेरहमी से मां बेटी की हत्या की गई, उसे लग रहा था कि किसी रंजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। हालांकि गायत्री के पति राजेंद्र ने कहा कि हम सीधे साधे लोग हैं, इसलिए हमारी किसी से दुश्मनी या रंजिश का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एसपी दीपक भार्गव राजेंद्र इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि दोनों शवों की हालत देखकर यह घटना किसी रंजिश की ओर इशारा कर रही थी, क्योंकि हत्यारों ने उनके सिर, गर्दन और हाथ पर किसी भारी चीज से हमला किया था, जिससे उनका दिमाग बाहर आ गया था। जांच के दौरान पुलिस को एक कमरे में बिस्तर पर 2 शव पड़े मिले। साथ ही पुलिस को बिस्तर के नीचे एक चाकू भी पड़ा मिला। चाकू पर लगे खून से पता चला कि मां बेटी दोनों की गर्दन एक ही चाकू से काटी गई है। इसके अलावा बेडरूम में रखी अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे, जिससे लग रहा था कि लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन राजेंद्र अपनी बेटी और पत्नी की मौत से सदमे में था, जिसके चलते वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। एसपी भार्गव का मानना था कि हत्यारे 2 से ज्यादा रहे होंगे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों की मौत सिर में चोट लगने से हुई है। गायत्री के सिर पर 5 घाव थे। साथ ही उसके सिर पर कई फ्रैक्चर भी थे। गायत्री के सिर की कई हड्डियां टूटी हुई थीं। उसकी बेटी पलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म हुआ था।
इसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। उसके सिर पर 2 घाव थे। इनमें से एक इतना खतरनाक था कि पलक का सिर बाहर आ गया। घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचे जांच अधिकारी श्री चंद्र सिंह ने बताया कि 31 जनवरी 2019 की रात को जब इस दोहरे हत्याकांड की खबर मिली, तो मैं थाने के बाहर खड़ा था। मैं सबसे पहले घटनास्थल पर गया, लेकिन घर के फर्श पर खून से सनी मां और बेटी की लाशें देखकर मैं 5 मिनट तक खुद पर काबू नहीं रख सका। मैं इतना दबाव में था कि 3 दिन तक बिना खाए पिए काम करता रहा और घर जाकर सोया भी नहीं। यह केस मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक केस था। दरअसल लुटेरों ने सरिया को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। गायत्री और पलक के हाथों पर भी गहरी खरोंच थे। घटना स्थल पर उनकी टूटी हुई चूड़ियां भी मिली। इससे पता चला कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लुटेरों से काफी संघर्ष किया था। मां बेटी के नाखूनों में त्वचा और मांस था, जो उन हथियारों का हो सकता है। राजेंद्र विजय के घर से एक रास्ता सीधा थाने की ओर जाता था, जबकि दूसरा हटवाड़ा से शहर की ओर जाता था। शहर के अलावा यह रास्ता मिलिट्री एरिया की ओर भी जाता था। शायद यही वजह रही कि हत्यारे इस घटना को अंजाम देकर बड़ी आसानी से फरार हो गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। दरअसल जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस को लगा कि आरोपी विजयवर्गीय परिवार के करीबी रहे होंगे, क्योंकि जिस घर में यह घटना हुई उसका मेन गेट लोहे का बना था, लेकिन उसका ताला ऐसा था कि उसे अंदर और बाहर से आसानी से खोला जा सकता था। राजेंद्र की पत्नी गायत्री और पिता चांदमल भी सामाजिक कार्यों में शामिल थे, इसलिए उनके घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। राजेंद्र विजय वर्गीय ने बताया कि उनके घर में 5 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जब भी कोई उनके घर आता, तो गायत्री या उनकी बेटी कैमरा देखकर दरवाजा खोल देती। इसका मतलब यह था कि उस दिन उनके घर आने वाले लोग उन्हें पहचानते होंगे। पुलिस को उस घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे भी टूटे मिले। उनके डीवीआर भी गायब थे। इसका मतलब यह था कि हत्यारे उस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। घर की दोनों तिजोरियां के ताले भी टूटे हुए थे। गुंडों को यह भी पता था कि इस घर की सारी जमा पूंजी उन्हीं 2 तिजोरियां में है। इधर इस घटना को लेकर व्यापारियों में भी काफी गुस्सा है। व्यापारियों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। अगले दिन यानी 1 फरवरी को एसपी दीपक भार्गव ने राजेंद्र से उनके घर से चोरी हुए सामान के बारे में पूछा। राजेंद्र ने बताया कि तिजोरी में करीब 37 लाख नकद और 60 लाख के सोने चांदी के जेवरात गायब हैं। इसका मतलब यह था कि पैसों के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। राजेंद्र ने भी इस बात को स्वीकार किया। इसके बाद एएसपी दीपक भार्गव ने करीब 200 जवानों सहित कई पुलिस टीमें बनाई। पुलिस ने उस इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। इसके अलावा पुलिस की टीमें होटलों और धार्मिक केंद्रों में भी अपराधियों की तलाश कर रही थी। कोटा शहर की पूरी तरह नाकाबंदी कर दी गई थी ताकि अपराधी शहर से भाग ना सके। लेकिन फिर 2 फरवरी को इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस को घटना स्थल से एक सफेद रंग का गमछा मिला। दरअसल एक अपराधी अपना गमछा अफरा तफरी में छोड़ गया था। पुलिस ने जब राजेंद्र से उस गमछा के बारे में पूछा, तो वह कुछ नहीं बता सका। लेकिन एक मुखबिर ने शक जताया कि इस तरह का गमछा राजेंद्र की दुकान के चौकीदार मस्तराम का हो सकता है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस की नजर कई और लोगों पर थी, लेकिन फिर 3 फरवरी की शाम को कांस्टेबल शिवराज को एक मुखबिर ने सूचना दी कि राजेंद्र का पुराना नौकर इन दिनों खूब पैसे उड़ा रहा है। मुखबिर ने बताया कि नौकर ने हाल ही में 20,000 का मोबाइल फोन और महंगे कपड़े खरीदे हैं। कहते हैं कि अपराध करने के बाद अपराध की आशंका बनी रहती है, लेकिन कई बार यही गलती उसकी गिरफ्तारी का कारण बन जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 फरवरी को गायत्री और पलक का शोक सभा थी, लेकिन अचानक उनके शोक सभा में एक व्यक्ति रोने लगा। वह बार बार पूछ रहा था कि यह कैसे हुआ, और जब वह राजेंद्र को सांत्वना देने उसके पास पहुंचा, तो उसके मुंह से शराब की गंध राजेंद्र की नाक तक पहुंची। राजेंद्र ने उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति और भी जोर जोर से रोने लगा। उस शोक सभा में सादे कपड़ों में पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस को इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अजीब लगा। उन्होंने राजेंद्र से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। राजेंद्र ने उन्हें बताया कि यह उसका पुराना नौकर है, जिसका नाम मस्तराम मीना है। राजेंद्र ने उन्हें यह भी बताया कि मस्तराम उसका वफादार नौकर था। इस घटना से 2.5 साल पहले मस्तराम उसकी दुकान की रखवाली करता था। जब पुलिस ने मस्तराम का नाम सुना तो उनकी आंखें चमक उठी, क्योंकि यह वही पुराना नौकर था जिसके बारे में एक मुखबिर ने पुलिस को बताया था कि वह इन दिनों खूब पैसा उड़ा रहा है। क्योंकि अब मस्तराम पुलिस की नजरों में चढ़ चुका था, इसलिए पुलिस उसे भीमगंज थाने ले आई, और जब उससे पूछताछ की गई तो वह एकदम टूट गया। लेकिन जब पुलिस ने मस्तराम की जुबानी इस दोहरे हत्याकांड की कहानी सुनी तो वे भी चौंक गए।
पूछताछ में मस्तराम ने बताया कि उसने अपने दोस्त लोकेश मीना के साथ मिलकर यह अपराध किया है। मस्तराम और लोकेश दोनों दोस्त थे और दोनों एक ही गांव में रहते थे। मस्तराम की अभी शादी नहीं हुई थी। यह भी पता चला कि उसके पिता की 9 साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद उसके भाइयों ने अपनी पुश्तैनी जमीन 18 लाख रुपए में बेच दी थी और पैसों का बंटवारा कर लिया था। बंटवारे में मस्तराम को 6 लाख रुपए भी मिले थे, लेकिन उसने यह पैसे मौज मस्ती में खर्च कर दिए। हालांकि नशे में धुत होने पर गांव वालों ने कई बार उसकी पिटाई भी की थी। मस्तराम का दोस्त लोकेश मीना 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद ठेकेदारी का काम करने लगा था, लेकिन लड़ाई झगड़े के कारण उसे कोई काम नहीं मिला। केशवराय पाटन थाने में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब वह अपनी भाभी के साथ भाग गया तो उसके परिजनों ने उसे घर से निकाल दिया। मस्तराम और लोकेश दोनों सोच रहे थे कि वे मिलकर कोई बड़ी डकैती करेंगे। इसके बाद वे आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। इस घटना से 3 साल पहले मस्तराम राजेंद्र विजय वर्गीय की दुकान पर काम कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि परिवार का कोई सदस्य कब घर आता है और कब घर से बाहर जाता है। उसे यह भी पता था कि राजेंद्र के घर में पैसे और जेवर कहाँ रखे हैं। मस्तराम ने अपने दोस्त लोकेश से कहा कि उसे एक दो लोगों की हत्या करनी होगी। पैसों की बात सुनकर लोकेश भी तैयार हो गया। पूछताछ में मस्तराम ने बताया कि डकैती करने से पहले वे कई दिनों तक राजेंद्र की दुकान और उसके घर पर काम कर चुके थे। इसके बाद डकैती करने के लिए उन्होंने शाम 7 बजे का समय चुना, क्योंकि उस समय राजेंद्र विजय वर्गीय दुकान पर थे। उसके पिता चांदमल भी शाम को राम मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधे अपने बेटे की दुकान पर चले जाते थे और 8:30 या 9 बजे से पहले दोनों में से कोई भी घर नहीं आता आता था। राजेंद्र के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर किराएदार रश्मि अकेली रहती थी, लेकिन शाम को रश्मि भी सब्जी खरीदने बाजार चली जाती थी। मस्तराम और लोकेश की लूट की योजना में गायत्री और उसकी बेटी पलक की हत्या पहले से ही तय थी। इसके लिए वे चाकू और दरांती दोनों लेकर आए थे, क्योंकि राजेंद्र की पत्नी गायत्री और बेटी दोनों ही मस्तराम को जानती थी। इसलिए जब दरवाजे की घंटी बजी तो गायत्री ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वे दोनों अंदर चले गए। गायत्री ने उन्हें बैठने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही गायत्री अपने कमरे की ओर मुड़ी तो दोनों ने ताबड़तोड़ उसके सिर पर कई बार वार किए। घर में शोर सुनकर जैसे ही पलक अपने कमरे से बाहर आई तो दोनों ने मासूम को पकड़ लिया। उन दरिंदों ने पहले उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसे मार डाला। मस्तराम और लोकेश को लगा कि अब वे बचेंगे ही नहीं, इसलिए उन्होंने चाकू से दोनों की गर्दन काट दी। इसके बाद उन्होंने मां बेटी के शवों को घसीट कर ड्राइंग वाले कमरे में डाल दिया। मस्तराम को पता था कि गायत्री के कमरे की तिजोरी में जेवर रखे हैं। मस्तराम और लोकेश अपने साथ एक थैला भी लाए थे। उन्होंने तिजोरी तोड़कर सारे जेवर थैले में भर ली। इसके बाद वे दोनों तुरंत वहां से भाग निकले। वे बस पकड़कर गांव पहुंचे। उन्होंने सारे जेवर अपने घर में छिपा दिए। फिर वे बूंदी जिले से रोडवेज बस पकड़कर रात में जयपुर चले गए। जयपुर में वे बस स्टैंड के पास एक होटल में रुके। अगले दिन उन्होंने खूब खरीदारी की और शराब पी। इसके बाद उन्होंने 0-0 के महंगे मोबाइल फोन और महंगे कपड़े खरीदे। फिर 2 फरवरी को वे दोनों कोटा लौट आए। मस्तराम को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, लेकिन फिर भी वह शोक प्रकट करने राजेंद्र के घर पहुंचा। लेकिन जब मस्तराम शोक में रोने लगा तो कांस्टेबल शिवराज को उस पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि लुटेरे उसके घर से 37 लाख रुपए के केश और जेवरात चोरी कर ले गए हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने 2,70,013 किलो चांदी और 2 किलो सोना बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने गायत्री और पलक की सोने की चैन और चूड़ियां भी बरामद की। मस्तराम ने पुलिस को बताया कि गायत्री और पलक ने जो जेवरात पहने थे वे भी उन्होंने उतार लिए थे। इस घटना के बाद दूसरे आरोपी लोकेश ने 8 लाख रुपए की सोने की चूड़ियां और एक सोने की चैन अपने गांव के ही एक खेत में दफना दी थी। लूट की रकम बांटने के बाद मस्तराम गुजरात के पाटन जिले के एक गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था। उसने अपने रिश्तेदारों को 20 लाख रुपए यह कहकर दिए थे कि यह पैसे उसे अपनी जमीन बेचकर मिले हैं। मस्तराम ने अपने रिश्तेदारों से कहा था कि यह पैसे कुछ दिन अपने घर में रखो, मैं दोबारा आकर ले जाऊंगा। इस घटना को अंजाम देने के बाद मस्तराम के रिश्तेदारों ने यह पैसे पुलिस को यह कहते हुए सौंप दिए कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। एसपी दीपक भार्गव के अनुसार इस भयानक घटना को अंजाम देने में कांस्टेबल शिवराज की भूमिका बहुत अहम रही। कोर्ट में जब उन्हें मस्तराम की नीयत पर शक हुआ तो उन्होंने पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कर दिया। इस कोशिश में उन्हें मस्तराम की कलाई पर खरोंच के निशान दिखे, जिससे उनका शक और भी पुख्ता हो गया। इन सब बातों के बाद कोर्ट में यह मामला चलता रहा, लेकिन फिर 18 फरवरी 2020 को पॉक्सो कोर्ट ने
इस जघन्य अपराध को विरल तरम मानते हुए मस्तराम मीना और लोकेश मीना को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 8,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा उन्हें कई अन्य तरह से सजा सुनाई गई। पोक्सो कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह मामला समाज की सामूहिक चेतना से जुड़ा है। आरोपियों ने इस अपराध को उस समय अंजाम दिया जब दो महिलाएं अपने घर में अकेली थीं। आरोपियों ने न केवल घर में मौजूद संपत्ति लूटी, बल्कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और दोनों महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी। जज अजय कुमार शर्मा ने कहा कि इस तरह के अपराध में समाज के हर वर्ग के संरक्षण की जरूरत होती है। समाज ऐसे राक्षसों को अपने बीच कभी नहीं देखना चाहता। अजय कुमार शर्मा ने अपने फैसले में लिखा है कि जब आरोपियों की मौत का वारंट मिल जाए तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।